आज मैं आपको ऐसी सच्ची घटना पर बनी द डिप्लोमेट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में है। ये कहानी साल 2017 की है, जब एक भारतीय लड़की उज़्मा को पाकिस्तान बुलाकर धोखे से शादी की गई और वहाँ उसे बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और कैसे वो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए भारत वापस आई। यही इस फिल्म की असली कहानी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 5 मई 2017 की तारीख से, जो स्क्रीन पर लिखी नज़र आती है। इसके बाद कैमरा हमें पाकिस्तान के एक दुर्गम और पहाड़ी इलाके बुनेर की ओर लेकर आता है। यह वही इलाका है जहां कभी तालिबान का पूरा नियंत्रण हुआ करता था। अब हमें एक सीन दिखाई देता है जहां आदमी चट्टानों के पास बैठा है और कुछ बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में ये सब बातें आम मानी जाती हैं। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है और वही आदमी उठकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अगले सीन में एक लड़की को मिरर के सामने देखा जाता है, जिसने सिर से पांव तक बुर्का पहन रखा है। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो उसे चलने का इशारा करता है। दोनों उस पहाड़ी घर से बाहर निकलते हैं। घर की औरतें, जिनमें कुछ अफ्रीकी महिलाएं भी हैं, खामोशी से जाते हुए देखती हैं। साफ नजर आता है कि ये औरतें अपनी मर्जी से यहाँ नहीं हैं। बाहर वही गाड़ी खड़ी है जिसे वो मुजाहिदीन जैसा दिखने वाला शख्स लड़की के लिए दरवाज़ा खोलता है। रेडियो पर कुलभूषण यादव से जुड़ी खबर चल रही होती है, जिसमें पाकिस्तान का उसे एक बड़ा आतंकी बताया जा रहा है। वो दोनों आपस में पश्तो भाषा में बात करते हैं और कहते हैं आज का मिशन कामयाब हो गया। इसके बाद गाड़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ती है। अब सीन आगे शिफ्ट होता है इस्लामाबाद की ओर, जहाँ भारतीय हाई कमीशन का दफ्तर दिखाया जाता है, जिसे आम भाषा में एम्बेसी भी कहा जाता है। तीनों की गाड़ी एम्बेसी के बाहर आकर रुकती है। वो तीनों अंदर दाखिल होते हैं, अपने फ़ोन और डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं। गेट पर खड़ा गार्ड कहता है, पता नहीं, जुम्मे का दिन है, आज दफ्तर खुला मिलेगा भी या नहीं। फिर वो लोग वेटिंग एरिया में बैठ जाते हैं। वो शख्स उस लड़की का नाम उज़्मा बताता है और कहता है, उम्मीद है आज काम हो जाएगा। इसके बाद दोनों मर्द बाहर जाकर सिगरेट पीने लगते हैं। जैसे ही वो लोग एम्बेसी के अंदर पहुंचते हैं, उज़्मा तेजी से सामने बने काउंटर की तरफ भागती है। वहां पहुंचकर वह अपना बुर्का हटा देती है और घबराई आवाज़ में कहती है, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। कुछ लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती बुनेर में कैद कर रखा है। मेरी हालत बहुत ख़राब है। काउंटर पर बैठा अधिकारी उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं करता। उसे शक होता है कि यह कोई जाल तो नहीं। वो पैनिक बटन दबाने ही वाला होता है, लेकिन फिर ठहरकर उज़्मा की बातों पर दोबारा सोचता है और उसे गेट नंबर 6 की ओर आने को कहता है। गेट नंबर 6 से उज़्मा एम्बेसी के अंदर दाखिल होती है और घबराहट में चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प। उसकी आवाज़ सुनकर अंदर मौजूद सारे एम्प्लॉयज़ घबरा जाते हैं और उसे बाहर निकलने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ का एक काउंटर वाला एम्प्लॉय आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। किसी बीच तिवारी नाम का अधिकारी बार बार कहता है कि यह हो सकता है कि एक आतंकवादी हो, इसकी तलाशी ली जानी चाहिए। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। फिर उज़्मा से उसका पासपोर्ट मांगा जाता है ताकि उसकी पहचान की पुष्टि हो सके। साथ ही कहा जाता है इस बारे में जेपी सर को सूचित करना होगा। नेक्स्ट सीन में एम्बेसी के डिप्टी जेपी की एंट्री होती है, जिसका किरदार निभाया है जॉन अब्राहम ने। जेपी उज़्मा से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर सीधे सवाल करते हैं, क्या परेशानी है तुम्हें। उज़्मा रुआसी होकर कहती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। जेपी उसकी आंखों में देखता है, शायद सच झूठ को वहीं से परख रहा हो। फिर उज़्मा का पासपोर्ट वेरीफाई किया जा रहा होता है। वहीं जेपी पास खड़े एक अनुभवी कर्मचारी से पूछते हैं, आपका क्या कहना है विषम पितामह। वो जवाब देता है, यह केस जेन्युइन लगता है। इस पात्र से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई अनुभवी इंटेलिजेंस अफसर हो सकता है, संभवत रो का एजेंट जिसे एम्बेसी में कर्मचारी बनाकर तैनात किया गया हो। इसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत होती है। मामला थोड़ा पेचीदा लगता है और जेपी कहता है, मेरे अंदर अभी दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तभी काउंटर वाला अधिकारी वापस आता है और कहता है कि पासपोर्ट की सभी डिटेल्स वैलिड हैं और बायोमेट्रिक भी पूरी तरीके से मैच कर रहा है। अगले सीन में जेपी और उज़्मा एक अलग कमरे में होते हैं। जेपी गंभीरता से कहता है, कुछ भी छुपाना मत, वरना दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले तुम कहाँ गई थी। उज़्मा जवाब देती है, बुनेर। जेपी चौंकते हुए कहता है, बुनेर? वहाँ तो पाकिस्तान के लोग भी नहीं जाते, तुम कैसे पहुँच गई। फिर वो पूछता है, यहाँ का वीज़ा तुम्हें कैसे मिला। उज़्मा बताती है कि ताहिर ने वीज़ा करवाया। जेपी गुस्से में पूछता है, ताहिर कौन। उज़्मा बताती है कि ताहिर ने उसे सलाह दी कि वह अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए पाकिस्तान का वीज़ा ले ले। जेपी नाराज़ होकर कहता है, पाकिस्तान में जिसका वीज़ा होता है वहीं तक जाना अलाउड होता है,
और तुम सीधे पहाड़ों में जा पहुंची। फिर वो पूछता है पुलिस रिपोर्टिंग और इमिग्रेशन की क्या स्थिति थी। उमा कहती है किसी ने मुझसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे ही नहीं। जेपी दोबारा कहता है कि तुम्हारी पुलिस रिपोर्टिंग और इमिग्रेशन की क्या स्थिति थी, मुझे सच सच बताओ। उज़मा रोती हुई कहती है मुझे बुनेर ले जाकर ज़बरदस्ती मारा गया, जोर ज़बरदस्ती की गई, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इसके बाद फीमेल एम्प्लॉय उज़मा को अलग कमरे में ले जाती है और कहती है ऐसा है तो मारपीट के निशान दिखाओ। जैसे ही उज़मा अपने कपड़े हटाकर घाव दिखाती है, सीन शिफ्ट होता है। अब वही एम्प्लॉय जेपी के पास आती है और कहती है हाँ सर, उसकी बॉडी पर इंजरी मार्क्स हैं। जेपी थोड़ा शक्की मूड में कहता है लेकिन यह फेक भी तो हो सकते हैं। इतना सुनते ही वह एम्प्लॉय भड़क उठती है। यह हमारे देश में भी होता है, कोई भी औरत दूसरे औरत पर घरेलू अत्याचार को पहचान सकती है। जेपी थोड़ा झिझकते हुए कहता है अरे अब भड़किए मत, मुझे सारे फैक्ट्स देखने हैं, इसीलिए कहा। तब वह एम्प्लॉय एक और चौंकाने वाला खुलासा करती है, हाँ उज़मा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरी और बाइट मार्क्स भी हैं। अब यह सुनते ही जेपी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो तुरंत मिनिस्ट्री की ओर निकल पड़ता है। वहाँ फॉरेन सेक्रेटरी फराज को सारी बात बताता है। फराज ये सुनकर अपने सीनियर को कॉल करता है और दूसरी ओर कॉल पहुँचती है सीधा CIA के चीफ मलिक के पास। मलिक फ़ोन उठाते ही कहता है ये सब रो की बनाई हुई कहानी है। एक लड़की बुनेर पहुँच जाए और हमें पता ही ना चले, ऐसा तो नामुमकिन है। वो लड़की रो की एजेंट है जो गलती से KPK में फंस गई है और अब वापस जाना चाहती है, लेकिन हम ऐसे नहीं जाने देंगे, यह एक सिक्योरिटी रिस्क है। अब फराज से जेपी कहता है इस केस को इंडिया पाकिस्तान के एंगल से नहीं, एक फंसी हुई मुस्लिम लड़की के एंगल से देखिए। फराज कहता है ठीक है, बस उसे एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देना होगा, फिर वो जब चाहे जा सकती है। जेपी थोड़ा हैरान होकर पूछता है क्या बिना पुलिस रिपोर्ट और इमिग्रेशन शीट के यह पॉसिबल है? फराज कहता है हम ये फॉर्मेलिटी इग्नोर कर देंगे। जेपी थैंक यू बोलकर तेजी से निकल जाता है और कहता है प्लीज़ मीडिया को कुछ मत बताइए। नेक्स्ट सीन में उज़मा को एक रूम दिया जाता है, वहाँ उसे थोड़ी सी राहत महसूस होती है। जेपी वापस एम्बेसी लौट रहा होता है, लेकिन उसकी गाड़ी के पीछे 2 ISI एजेंट बाइक पर उसका पीछा कर रहे होते हैं। एम्बेसी के सामने मालिक की गाड़ी खड़ी होती है। वो अपने एजेंट को बोलता है सर्विलेंस और बढ़ाओ। फ़ोन पर अपने सीनियर को बताता है कि लड़की अंदर ही है। इधर तिवारी CCTV कैमरा में सब देख रहा होता है कि एम्बेसी के बाहर ताहिर खड़ा है, काफ़ी देर से उज़मा के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। उधर जेपी के पास बेटे का फ़ोन आता है, पापा मैंने खुद को शार्पनर से काट लिया। जेपी परेशान हो जाता है, उसकी वाइफ भी अपसेट हो जाती है क्योंकि जेपी हमेशा काम में बिजी रहता है। उधर तिवारी दौड़ता हुआ आता है, ताहिर बाहर नहीं है, लगता है वो पुलिस के पास चला गया, शायद ISI उसकी मदद कर रही है। जेपी कहता है आपके पुलिस से अच्छे संपर्क हैं, जाइए और कुछ वहाँ से पता कीजिए। नेक्स्ट सीन में पुलिस स्टेशन के बाहर ताहिर बैठा होता है। तभी एक गाड़ी में कई अफगानी लोग आते हैं, उनके पास हथियार होते हैं। ये सब ताहिर के सपोर्टर होते हैं। फिर ताहिर कहता है उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठे वादे किए और भाग गई। अब वो कम्युनिटी के लोगों से उज़मा को वापस लाने की मदद मांगता है। दूसरी ओर वहीं एम्प्लॉय उज़मा के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। जैसे ही उज़मा कपड़े लेने अंदर जाती है, वो महिला उसके बैग की तलाशी लेती है और उसमें उसे एक ब्लेड मिलती है। वो डर के मारे तुरंत उस ब्लेड को ले जाकर जेपी को दे देती है। जेपी परेशान हो जाता है, ये ब्लेड किस लिए है? क्या वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहती है? उसी रात जेपी को एक भयानक सपना आता है किसी फ्लैशबैक का। अब ये फ्लैशबैक के बारे में क्या किस्सा है, इसका खुलासा आगे होगा। जेपी सोच में पड़ जाता है, कहीं उज़मा को यहाँ रखकर मैंने कोई मुसीबत मोल तो नहीं ले ली, क्योंकि ताहिर के पास कम्युनिटी और ISI दोनों का सपोर्ट है और जेपी यहाँ बिल्कुल अकेला है पूरे पाकिस्तान के सामने। जेपी उज़मा का फ़ोन मंगाता है और रात भर उसके फ़ोन में कोई ढूंढता रहता है। तभी दिल्ली से कॉल आता है फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज का। वो पूछती हैं क्या तुमने एम्बेसी में एक लड़की को रखा है और वो भी बिना उसके बैकग्राउंड को चेक किए? जेपी जवाब देता है यहाँ हमने सब कुछ चेक कर लिया है। सुषमा कहती है जब तक दिल्ली से उसका बैकग्राउंड कंफर्म नहीं हो जाता कोई कदम मत उठाना। इधर ताहिर पुलिस से बात कर रहा होता है, लेकिन पुलिस कहती है एम्बेसी के अंदर पुलिस नहीं घुस सकती। तभी तिवारी आकर ये बात सुन लेता है। दूसरी ओर मलिक ताहिर और उसके लोगों के पास आता है और पूछता है उज़मा का शोहर कौन है। फिर ताहिर को अपने साथ ले जाता है। सुबह होते ही यह खबर पाकिस्तान मीडिया में फैल जाती है। एक पाकिस्तान लड़की को इंडियन एम्बेसी में रखा गया है और उसके शोहर से मिलने नहीं दिया जा रहा। यह एक पब्लिक नैरेटिव बन जाता है जो कि ISI जानबूझकर चला रही होती है ताकि भारत की छवि खराब हो। यह सब देख सुषमा स्वराज दोबारा जेपी को कॉल करती है, हम कुछ बोल नहीं सकते लेकिन लड़की तो मीडिया में बयान दे सकती है ना, हमारी बहुत बदनामी हो रही है। जेपी उज़मा से कहता है अगर तुम मीडिया में स्टेटमेंट दे दो तो शायद सब सही हो जाए और तुम्हें मंडे को मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी जाना होगा। लेकिन उज़मा मना कर देती है, मैं ताहिर के सामने नहीं जा सकती। जेपी उसे समझाता है कि तुम्हारा स्टेटमेंट देना जरूरी है। जेपी थोड़े सख्त लहजे में पूछता है
तुम साफ साफ क्यों नहीं बता रही? तभी उज़मा कहती है, मेरे साथ काफ़ी दरिंदगी हुई है, लेकिन अब मैं बता ही देती हूँ। सीन मलेशिया का है। उज़मा अब अपने पुराने जख्मों को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू करने आई है। वो अपने एक फ्रेंड के पास आई है नौकरी की तलाश में। मलेशिया की गलियों में वो टैक्सी से उतरती है। अनजाने में उसका पर्स वहीं टैक्सी में ही छूट जाता है। वह पर्स के पीछे भागती है, लेकिन टैक्सी कब की निकल चुकी होती है। अचानक कोई आवाज़ देता है, मैम आपका पर्स। उज़मा पलटती है, सामने ताहिर खड़ा है, हाथ में उसका पर्स लिए। उज़मा की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे कोई फरिश्ता उसका पर्स लौटाने आया हो। वो मुस्कुराती है, शुक्रिया कहती है और ताहिर को कुछ खाने का ऑफ़र देती है। यहीं से शुरू होती है दोनों की मुलाकातें। ताहिर हर बार बहुत शराफत से पेश आता है, बातों बातों में वह उसे एक सज्जन इंसान लगता है, वही अजनबी लेकिन भरोसेमंद टाइप इंसान। फिर एक दिन उज़मा उसे दिल की बात कहती है, मेरी बेटी को थैलीसीमिया है, इलाज बहुत महंगा है। ताहिर भावुक हो जाता है और कहता है कि अगर तुम इंडिया जा रही हो तो वहीं से पाकिस्तान आ जाना, हमारी तरफ इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है, मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आ जाना। उज़मा को उम्मीद की एक किरण दिखती है। उसे लगता है कि शायद वाकई भगवान ने उसकी मदद के लिए ताहिर को भेजा है। 6 महीने बाद उज़मा पाकिस्तान पहुंचती है बागा बॉर्डर से। ताहिर उसे रिसीव करने आता है, लेकिन इस बार कुछ बदला है। उसकी गाड़ी, उसका पहनावा, उसकी आंखों की भाषा, सब कुछ अलग सा लगता है। उज़मा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन मन को समझा लेती है। गाड़ी चलती है, रास्ता पहाड़ी इलाकों की ओर जा रहा है। ताहिर हंसते हुए कहता है, यहाँ की सड़कों पर चक्कर आते हैं, ये टैबलेट ले लो। उज़मा बिना सोचे समझे टैबलेट खा लेती है, लेकिन यह कोई आम दवा नहीं थी, यह एक स्लीपिंग पिल थी। थोड़ी देर में उज़मा की आंखें भारी हो जाती हैं, फिर सब अंधेरा हो जाता है। जब आंख खुलती है तो ताहिर मुस्कुराते हुए कहता है, लो हम पहुंच गए। उज़मा अभी भी झुकी हुई है, जैसे नींद में हो। वो उसे एक अजीब से घर में ले जाता है। घर में 2 छोटे बच्चे आते हैं और ताहिर को अप्पा कहकर गले लगते हैं। फिर 2 महिलाएं आती हैं बुरखे में, बिल्कुल रहस्यमयी। वो उज़मा को पकड़कर अंदर ले जाती हैं। अंदर ले जाकर वो उसकी सब चीज़ें छीन लेती हैं, मोबाइल, बैग, पैसे, सब कुछ। उज़मा को कुछ समझ नहीं आता। उनमें से एक महिला उज़मा के कपड़े फाड़ देती है। उज़मा चीखती है, रोती है, हाथ जोड़ती है, पर उनमें से कोई असर नहीं होता। सब औरतें मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर देती हैं। उज़मा दरवाज़ा पीटती है, लेकिन उस वीराने में उसकी चीखें गूंजकर वापस लौट आती हैं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है, ताहिर आता है। अब उसकी आंखों में कोई मासूमियत नहीं, बस हैवानियत है। वो उज़मा को दीवार के सहारे पटक देता है और बेरहमी से उसका रेप कर देता है। उज़मा रोती है, खुदा को पुकारती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हर रात ताहिर उसके साथ वही दरिंदगी दोहराता है। हर दिन वो उज़मा के जिस्म की आत्मा को कुचलता है। कुछ दिन बाद 2 औरतें उज़मा को बाहर ले जाती हैं। वहाँ कुछ अजनबी मर्द खड़े होते हैं, देखने में अफ़गानी खरीदार लग रहे थे। वो उज़मा को आगे पीछे से देखते हैं, उसके शरीर की जांच करते हैं और कहते हैं, यह तो 28 साल की है, बूढ़ी है, नहीं चाहिए। उसी रात ताहिर कमरे में आता है और कहता है, कल हमारा निकाह है। उज़मा उसे कुछ कहती है, उसका ना गले में ही घुट जाता है। सुबह होती है, उज़मा किसी तरह कमरे के बाहर जागती है, घर में कोई नहीं है। मौका देखकर वो भागती है बाहर के बड़े गेट तक, लेकिन वह भी ताले से बंद होता है। तभी ताहिर की पुरानी बीवियों में से एक बीवी वहाँ आती है। वो बताती है कि यहाँ से भागकर कुछ नहीं होगा, ना कोई बस जाती है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट है। सभी औरतों को ऐसे ही लाया जाता है और वह फिर यहीं रह जाती हैं। उज़मा गिड़गिड़ाते हुए उसे कहती है, प्लीज़ एक कॉल करने के लिए मुझे अपना फ़ोन दे दो। वो बीवी उससे चुपचाप फ़ोन पकड़ा देती है। उज़मा छत पर दौड़ती है, छुपते छुपते शाहीन को कॉल करती है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बचा लो शाहीन। वो कांपते हुए इस तरीके से शाहीन को सारी बात बताती है। उज़मा अपनी जान बचाने की कोशिश में हर मुमकिन दाव खेल रही है। शाहीन अपने पति से उज़मा की बात कराती है। वह उसे समझाता है कि किसी भी तरीके से इंडियन एम्बेसी पहुंचने की कोशिश करो, बस वहीं तुम्हारी जान बच सकती है। उधर दूसरी तरफ उसी वक्त एक मस्जिद में उज़मा और ताहिर का निकाह पढ़ाया जा रहा होता है। कागज़ पर दस्तखत कराए जाते हैं, फ़ोटो होती हैं और ताहिर की हैवानियत पर अब एक नकली इज्जत की चद्दर डाल दी जाती है। शाम डलती है, रात होते ही पूरे गांव में जश्न का माहौल होता है। हवा में गोलियां चल रही हैं, लोग नाच रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं, लेकिन उस जश्न के बीच उज़मा की चीखें कहीं दबी हुई हैं। रात को ताहिर अपने कमरे में आता है और हैरानी की बात, उज़मा उसे ऐसे देखती है जैसे उसी का इंतज़ार कर रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक योजना छुपी हुई थी। सुबह उज़मा उससे बहुत अलग अंदाज में बर्ताव करती है, प्यार से और स्नेह से। ताहिर हैरान होता है और थोड़ा खुश भी। उज़मा कहती है, अब जब शादी हो चुकी है तो मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। ताहिर पूछता है, कैसा हक? उज़मा जवाब देती है, हमारे यहाँ एक रिवाज है, वलीमा के वक्त लड़की के घर वाले कुछ पैसे देते हैं शादी का तोहफा। ताहिर पूछता है, कितने पैसे? ताहिर की आंखों में चमक आ जाती है। उज़मा धीरे से कहती है, करीब 10 लाख रुपए। ताहिर के लालच की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है कि वो हमें कैसे मिलेंगे?
उज़मा बहुत ही चालाकी से कहती है, मेरी खाला का बेटा इंडियन एम्बेसी में काम करता है, उसे जाकर बात करेंगे तो वो पैसे भिजवा देंगे। ताहिर सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है ठीक है, हम बात करेंगे। उसी वक्त उज़मा प्यार से कहती है, वैसे मेरा फ़ोन दे दो ना, ताकि मैं बात भी कर सकूं। ताहिर बिना ज़्यादा सोचे फ़ोन भी लौटा देता है। उज़मा की आंखों में अब डर नहीं बल्कि उम्मीद की एक चमक है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक से निकलकर वापस वर्तमान में आ जाती है। अब कैमरा वापस एम्बेसी पर है। उज़मा आंखें झुकाकर कहती है, मैं ताहिर का सामना नहीं करना चाहती। उसने जो किया है मेरी मर्जी के बिना मेरे जिस्म को बार बार छुआ है, मैं उसकी आंखों में नहीं देख सकती। जेपी चुपचाप बात सुनता है और फिर धीमे से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। उज़मा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अब वक्त बहुत कम है। जेपी अपने एक एम्प्लॉय से कहता है, इसका वीज़ा ख़त्म होने में 3 ही हफ्ते बचे हैं। अगर टाइम निकल गया तो हम इसे एक और दिन भी नहीं रख पाएंगे। उधर अगला सीन और भी चौंकाने वाला है। एक औरत बुर्खा ओढ़कर भाग रही होती है, पीछे से एक छोटा बच्चा उसे गोली मार देता है। वो औरत और कोई नहीं, ताहिर की वही बीवी होती है जिसने उज़मा की मदद की थी। अब ताहिर को शक हो गया था और उसका बदला शुरू हो चुका था। दूसरे ही सीन में जेपी एक पाकिस्तानी शख्स से फ़ोन से बात करता है कि यह एक मुसलमान लड़की है, अपने देश वापस जाना चाहती है, अब आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। फ़ोन के पार से आवाज़ आती है, ठीक है, मैं देखता हूँ। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी वकील सैयद होता है, जो एम्बेसी के सारे लीगल कामों को हैंडल करता है। अब पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है तिवारी, जो ताहिर पर नज़र रख रहा है। तभी उसके पास जेपी का कॉल आता है, तिवारी अंदर जाकर ताहिर से मेरी बात कराओ। तिवारी घबरा जाता है, सर वो बहुत खतरनाक आदमी है। जेपी सख्ती से कहता है, तुम्हें जो कहा जा रहा है वो करो। तिवारी मजबूरी में अंदर चला जाता है। उधर एम्बेसी के गेट के बाहर एक के बाद एक गाड़ियां आती हैं, जिनमें ताहिर और उसके साथ उसके आतंकी जैसे दिखने वाले साथी होते हैं। सब हथियारों से लैस हैं, जैसे किसी युद्ध की तैयारी कर रखी हो। एम्बेसी के भीतर जेपी उज़मा से कहता है, मैं अब बाहर जा रहा हूँ और तुम यहाँ से निकल रही हो। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच उज़मा को बाहर निकाला जाता है ताकि मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराया जा सके। उधर एम्बेसी की गाड़ियाँ रास्ते में रुकती हैं वकील सैयद को पिक करने के लिए। जेपी बाहर आता है और सामने खड़े ताहिर से कहता है, तुमने उज़मा के साथ क्या किया? वो तो अब किसी से मिलना ही नहीं चाहती, सिर्फ रो रही है। ताहिर चुप रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान है। जेपी ताहिर को एम्बेसी में बुलाता है और उसी वक्त एक एम्बेसी की महिला स्टाफ उज़मा की भाभी बनकर आती है। ताहिर और उसका भाई अंदर आने से डरते हैं, लेकिन जेपी टाइम पास करता है, अरे आओ ना, चाय पीकर बात करते हैं। उधर उज़मा कोर्ट के बाहर मीडिया से कहती है, ये शादी एक धोखा था, मुझे ज़बरदस्ती बंद करके रखा गया था, मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूँ। जेपी को कॉल आता है कि काम हो गया। जेपी अब ताहिर से कहता है, तुम बुधवार को आना, मैं तुम्हारी उज़मा से मुलाकात करवा दूंगा। एम्बेसी के बाहर निकलते ही मीडिया ताहिर से सवाल करती है कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए उज़मा के साथ। ताहिर हैरान हुआ क्या? उधर जेपी को पहली जीत मिल चुकी होती है। वो उज़मा को कंग्रेचुलेट करता है, एक हफ्ते में पुलिस रिपोर्टिंग और इमिग्रेशन शीट के साथ तुम्हें क्लियरेंस मिल जाएगा। उज़मा पूछती है, बागा बॉर्डर से जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या मैं फ़्लाइट से जा सकती हूँ? जेपी कहता है, जो रास्ता लिया है उसी से जाना होगा, ये पाकिस्तान का रूल है। अब जेपी फिर फराज से पूछता है, आपकी क्लियरेंस कब तक मिलेगी उज़मा के केस में? फराज कहता है, जब क्लियरिटी मिलेगी बता दूंगा। एम्बेसी में जेपी उज़मा से कहता है, माफ़ करना, ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी। उज़मा गुस्से में कहती है, मुझे मर जाना मंजूर है, पर मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। रात को एम्बेसी में एक महिला का कॉल आता है, वो जेपी से बात करना चाहती है। वो बताती है, ताहिर हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल रहा है। जेपी कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? वो जवाब देती है, आपका नंबर व्हाट्सएप पर भेज रही हूँ। कुछ देर बाद जेपी वकील सैयद को कॉल करता है, ताहिर कोर्ट जा रहा है, उससे पहले मैं एक पिटीशन डालना चाहता हूँ। सैयद कहता है, कल ही पॉसिबल है। अब मलिक कॉल पर किसी को डांटता है, जेपी ने कैसे पिटीशन डाल दी और यह खबर लीक किसने की? हाई कोर्ट में ताहिर का वकील दलील देता है, यह घरेलू मामला है, उज़मा को कोर्ट में पेश किया जाए। सैयद कहता है, उज़मा को उर्दू पढ़नी नहीं आती, उससे धोखे से निगाह कराया गया, अब वह अपने देश वापस जाना चाहती है। जज फैसला टालते हुए अगली सुनवाई पर क्लोजिंग होगी। आर्ग्यूमेंट होने वाली है, लेकिन उज़मा को कोर्ट में आना ही होगा। फिर सैयद कहता है, हमें उज़मा की सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि ताहिर के लोग बहुत भड़क गए हैं। जज कहते हैं, उज़मा को पूरी सुरक्षा देंगे। इस बीच जेपी उज़मा से कहता है कि अगर तुम कोर्ट आने से मना कर दोगी तो हो सकता है कि तुम अपने घर फिर कभी ना जा पाओ। यानी यहाँ जेपी कहना चाहता है कि थोड़ा रिस्क तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा।
फिर जजमेंट डे आता है। उज़्मा बुरखे में पूरी तरह तैयार होकर एम्बेसी से बाहर निकलती है। जेपी वहाँ 2 और लोगों को उज़्मा की तरह कपड़े पहनाकर उन्हें आगे की गाड़ियों में बिठाता है। अब एम्बेसी की गाड़ियों का काफिला एक रेड लाइट पर रुक जाता है। उस समय जेपी के पास वाली गाड़ी में से मलिक भी आ जाता है। यह देखकर जेपी सीधे फराज को कॉल करके कहता है कि अगर लड़की के साथ कुछ भी हुआ तो यह मामला हम सुलझाने नहीं देंगे। यह धमकी फराज अपने सीलर को फॉरवर्ड कर देता है। इस बीच ताहिर पूरे अपने गैंग के साथ आता है और जेपी की कार पर हमला कर देता है। उन्हें लगता है कि उज़्मा उसी कार में है, लेकिन उज़्मा पीछे वाली कार में बैठी होती है। मलिक को एक कॉल आता है, गुस्से से भर जाता है, जो साफ जाहिर करता है कि यह कॉल उसके सीनियर्स की तरफ से है। मलिक ताहिर के भाई को कहता है कि जजमेंट तक सब्र रखो, यानी अभी इंतज़ार करो। ताहिर और उसका गैंग वहाँ से वापस चला जाता है। जेपी इस पर थोड़ा आराम महसूस करता है। वो सब कोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। कोर्ट के बाहर मीडिया वाले जेपी के पास आते हैं और पीछे से उज़्मा को कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है। उज़्मा घबराई हुई होती है। इस दौरान जेपी के फ़ोन पर सुषमा स्वराज का कॉल आता है और जो उज़्मा से बात करते हुए उन्हें हिम्मत देती हैं कि तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद जेपी और उज़्मा कोर्ट रूम में प्रवेश करते हैं। उज़्मा को देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं। जज उज़्मा से कहता है, आपके पति आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप उनसे अकेले में मिलना चाहेंगी? उज़्मा डर जाती है। तभी ताहिर उसके सामने आ जाता है। जेपी कहता है कि तुम मना कर दो। उज़्मा जज को बताती है कि ताहिर ने उसे टॉर्चर किया और बुनेर में बंद रखा। जज उज़्मा की बात सुनकर कहते हैं कि मैं उज़्मा को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में नहीं रोक सकता। जज ऑर्डर देता है कि उज़्मा को भारत जाने की अनुमति है। साथ ही लोकल पुलिस को आदेश देता है कि बागा बॉर्डर तक उज़्मा की सुरक्षा की जाए। ताहिर जज से कहता है कि यह पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, लेकिन जज जवाब देते हैं यह एक औरत की मर्जी का सवाल है, और उसी क्षण उज़्मा आज़ाद हो जाती है। अब जेपी अपने स्टाफ को कहता है कि बागा बॉर्डर तक का रास्ता 6 घंटे का है और इस दौरान किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसलिए हमें तुरंत निकलना होगा। वहीं मलिक ताहिर और उसके गैंग को उकसा रहा होता है, हमसे हमारी इज्जत छीनी जा रही है, तो चलो इसे रोकते हैं। इधर तिवारी पुलिस से कॉल करके सिक्योरिटी की मांग करता है कि हमें अभी निकलना है। पुलिस बताती है कि आपको रिवॉल्व स्क्वाड मिलेगा, यानी वो 1 घंटे तक आपके साथ रहेंगे। उसके बाद दूसरी पुलिस की यूनिट आएगी, वो आपकी सुरक्षा संभालेगी। अब ये लोग बाग बॉर्डर की तरफ सफ़र शुरू करते हैं और मलिक हर जानकारी ले रहा होता है। जेपी भले ही शांत है, लेकिन उसे पता है यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं रहने वाला। पुलिस की गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकती है और ताहिर के गैंग के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अटैक के लिए तैयार ही होते हैं। तिवारी जेपी को सूचित करता है कि उन पर हमला होने वाला है। मलिक ताहिर से कहता है कि आगे उन लोगों को रोको। इस बीच जेपी आधी रात को अपने सभी इंडियन सीनियर्स को फ़ोन करता है। सुबह हो चुकी है और मलिक अब भी उनके पीछे लगा हुआ है। तभी उसे अपने सीनियर्स का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है इंडिया से सूचना आई है। यह एक चेतावनी है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर उज़्मा की जान गई तो इसे केवल एक आम घटना नहीं समझा जाएगा, बल्कि एक राजनीतिक और मानव अधिकार संकट की तरह देखा जाएगा, जिसमें सीधा खून खराबा बहाने का आरोप लगेगा। ताहिर अपने गैंग के साथ पहुंच जाता है उज़्मा को लेने या कहीं उसे मारने। मलिक ताहिर को कॉल करके कहता है कि पीछे हट जाओ, कोई बेवकूफ़ी मत करना, वरना हमारे ही लोग तुम्हें मार डालेंगे। ताहिर मानने को तैयार ही नहीं होता और उन पर हमला कर देता है। जेपी खुद ड्राइविंग संभालता है। ताहिर की तरफ से जेपी की गाड़ी पर गोलियां बरसाई जाती हैं, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से सुरक्षित रहती है। जेपी ज़रा मुश्किल से ताहिर की चलती गाड़ी को धक्का मारकर पलट देता है और सुरक्षित तरीके से उज़्मा को वहां से लेकर निकल जाता है। बागा बॉर्डर पर मलिक और जेपी के बीच बहस होती है, या कहीं की नोकझोंक होती है। मलिक उज़्मा से कहता है, तुम सही कर रही हो, जो मैंने स्टेटमेंट में कहा वो सब सच है। मलिक कहता है, तुम 28 साल की हो और फिर भी तुमसे ऐसी गलती हो गई। उज़्मा कहती है, गलती की कोई उम्र नहीं होती। तभी मलिक को कॉल आता है कि लड़की को छोड़ दो, उसे आज़ाद कर दिया गया है। मलिक धमकी देता है, जिस दिन हमारे सीनियर्स का दबाव हम पर से हट जाएगा उस दिन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब उज़्मा पाकिस्तान बॉर्डर से भारत के बॉर्डर में प्रवेश करती है। भारत के बॉर्डर पर सुषमा स्वराज उसका स्वागत करती है और जेपी को कहती है कि आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। अंत में उज़्मा की असली फुटेज दिखाई जाती है। तो दोस्तों, यह एक बेहतरीन पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी थी। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।